तो हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू दी योगी ट्रिक्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं फिर से जीके और जीएस की ऐसी वीडियो जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो भी काफ़ी अच्छी रही थी, आपने काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पांस दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप अच्छा रिस्पांस देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देवप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? हमारा पहला प्रश्न है कि देवप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है। और आपके ऑप्शन है यमुना और गंगा, दूसरा ऑप्शन है मंदाकिनी और अलकनंदा, तीसरा है भागीरथी और अलकनंदा, और चौथा है पिंडार और अलकनंदा। देखिए दोस्तों, जो दई प्रयाग है ये 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे पास कितने प्रयाग है। 5 प्रयाग टोटल हमारे पास है, तो देव प्रयाग उनमें से एक है। तो ये जो देव प्रयाग है वो किन नदियों के संगम स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और अलकनंदा का। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें किस तरीके से ये बनता है, तो आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है बद्रीनाथ, उसके बाद याद रखना है केदारनाथ, उसके बाद आपने याद रखना है गंगोत्री, और सबसे लास्ट में आपने याद रखना है यमुनोत्री। इस तरह से आपने 4 जो ये नदियों के उद्गम स्थल है इनको आपने याद रखना है। तो जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। कुछ दूरी पर बहने के बाद ये मिलती है आपकी धौली गंगा से। तो धौली गंगा पे जिस स्थान पे ये मिलती है तो वहाँ बनता है विष्णु प्रयाग। ये आपने याद रखना क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा क्योंकि बड़ी नदी है ये आगे बहती रहती है। उसके बाद ये मिलती है आपकी नंदाकिनी नदी से। तो नंदाकिनी नदी से मिलने के कारण जिस स्थल पे मिलते हैं वहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। ये आपने याद रखना है, कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। उसके बाद ये पिंडार नदी से मिलती है, पिंडार नदी जो कि यहाँ से बहती है इसके साथ मिलती है, और जिस स्थान पे ये मिलते हैं वहाँ पे बनता है आपका कर्ण प्रयाग। तो अभी तक हमने 3 प्रयाग पढ़ लिए, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो इसके बाद फिर से अलकनंदा नदी आगे बहती है, और केदारनाथ से हमारी कौन सी नदी आती है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम स्थल है ये कहलाता है आपका रुद्रप्रयाग। तो 4 प्रयाग अभी तक हमारे हो गए। उसके बाद आपने गंगोत्री जो हमारी है, तो गंगोत्री से हमारी कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आगे एक स्थान पर मिलती है, तो उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। ये आपने याद रखना। हमने 5 प्रयाग पढ़े। तो सबसे पहला प्रयाग अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है देवप्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा से बना रुद्रप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा से बना कर्ण प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा से बना नंद प्रयाग, और धौली गंगा और अलकनंदा से बना विष्णु प्रयाग। तो इस तरह से आपने 5 जो प्रयाग हैं इनको याद रखना। यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है जो आके जाके गंगा नदी से मिलती है, जिसे हम प्रयागराज इलाहाबाद भी कहते हैं। तो इलाहाबाद में यमुना और गंगोत्री गंगा नदी का मिलन होता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, और इसी के साथ आपने एक और बात याद रखनी है कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, और ये बांग्लादेश में आगे बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मर्ज कर जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं, पद्मा नदी। क्या नदी कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई भारत में है 2510 2510 किलोमीटर ये बहती है। चलिए दोस्तों, अब अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है वो है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको इससे पहले पता होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में कब लागू किया गया। तो इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, 2017 में। तो 2017 में हमारे जीएसटी लागू किया गया। तो एग्जैक्ट डेट भी कई बार पेपर में इसकी पूछ ली जाती है, तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है कि जीएसटी की एग्जैक्ट डेट क्या होगी। तो ये आपके 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को भारत देश में लागू किया गया था। और इसके अलावा संविधानिक तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो संविधान का 101 नंबर का संविधानिक संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 था ये 2016 में, जिसको लाया गया था। और 2016 में भी 2016 में ही अगस्त महीने में इसे राज्यसभा ने, और 3 अगस्त को राज्यसभा ने और 8 अगस्त को लोकसभा ने इसे पास कर दिया था, और 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिए थे। और 1 जुलाई 2017 को ये कानून बन के हमारे सामने आ गया, लागू हो गया था। अब जीएसटी से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में जो जीएसटी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 4 प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। एक 5%, पेपर में आता है 4 इसके स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और उसके बाद 28%। तो 4 स्लैब जीएसटी के देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमें ये 5%, 12% और 18% और 28% जीएसटी के रूप में देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बात है कि दुनिया में से जो सबसे पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था, तो वो है फ्रांस।
फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था और कब लागू किया था? तो 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को अपने देश में लागू किया था। और भारत कौन सा नंबर का देश बना है जिसने जीएसटी को लागू किया? भारत 161वां देश बना था जिसने जीएसटी को लागू किया था। तो जीएसटी से जुड़े हुए लगभग हर एक फैक्ट को हमने डिस्कस किया। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं अपना अगला सवाल। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा कि सही मिलान हमने करना है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं और उनकी फाउंडेशन की डेट, फाउंडेशन की ईयर यहाँ पे है जिनका हमें मिलान करना है। तो आपको ये ऐसे सवाल पेपर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं और इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता होता है जो विख्यात होती है, लेकिन सभी का हमको पता नहीं होता, जिसके कारण हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए मैंने ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, आपको स्वतः ही इसको याद रखना है। तो इसका जो सही जवाब हम लोग मिलकर साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो सबसे पहले नंबर पे है। ये कब बनी? तो ये आपकी 1985 में बनी। तो ए ऑप्शन का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। ये आपका 3 के साथ मेल खा रहा है। दूसरा है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। तो बी का सही जो मिलान हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है। तो हिंदू महासभा 1915 में शुरू की गई थी। तो सी का हमारा 1 के साथ। और उसके बाद है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1928। तो डी हमारा ऑप्शन 2 पे मेल खा रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 1 के साथ और डी का 2 के साथ। तो इस तरह से आपने पेपर में याद रखना है। तो आइए दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग याद करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में पता करें तो वो होगी 28 दिसंबर 1985 को। और उस दिन ये इसको बनाया किसने था? तो ये भी पेपर में पूछते हैं। A.O. ह्यूम ने इसको शुरू किया था। A.O. ह्यूम को इसको बनाने के आइडिया कहाँ पे आया था ये भी पेपर में आ जाता है कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस को बनाने का आइडिया रोथनी कैसल, शिमला में एक जगह है, कैफ़े भी उसको कहते हैं, रोथनी कैसल, वहाँ पे उन्हें इसके के बारे में विचार आया था। और ये पेशे से एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और कांग्रेस को बनाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। और कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था W.C. बैनर्जी। पहले ये पूना में होनी थी, लेकिन बाद में क्योंकि पूना में बीमारी फैल गई थी तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में इसको माफ़ करिएगा, इसकी पहले जो बनने वाली थी वो बॉम्बे में होने वाली थी, लेकिन गोकुलदास तेजपाल कॉलेज जो पुणे में इसकी फिर शुरुआत की गई, अगर मैं सही हूँ। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की शुरुआत ढाका में सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। उसके बाद है कि हिंदू महासभा जो कि 1915 में बनी है। तो हिंदू महासभा को बनाने वाले थे मदन मोहन मालवीय जी। और उसके बाद थे HSRA। तो ये 1928 में राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये इनका आर्म्ड बीइंग भी था जो काफ़ी उग्र रहता था और लोगों को जागरूक करने का काम करता था। तो चलिए दोस्तों, अब अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमने हर टॉपिक को कवर करना है जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है। तो ओजोन के बारे में काफ़ी बार सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 27 सितंबर, 19 अगस्त या फिर 12 अगस्त। तो आपने सही जवाब देना है। इसका देखिए दोस्तों, सही जवाब है वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और ये बाकी जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट्स हैं, आपको इनको भी याद रखना है। इनको भी अगर हम डिस्कस करें तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है। ये भी पिछले 2-3 एग्जाम में मैंने देखा है, टूरिज़्म पर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद, जिनके नाम पर खेल रत्न भी दिया जाता है, उनके जन्म दिवस को 29 अगस्त जो कि है उसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो ओजोन के बारे में आपने याद रखना है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन के बारे में और भी कुछ खास फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो ओजोन का जो सिंबल है वो O3 करके होता है। तो ओजोन, एक और सवाल है कि ओजोन जो लेयर है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ओजोन किस तो धरती की कौन सी लेयर पे हमें देखने को मिलती है? तो इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में हमें देखने को ये मिलती है। तो लेयर्स का भी आपने याद रखना है कि लेयर्स कौन कौन सी लेयर्स हमारे धरती के ऊपर होती है। ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर होता है और थर्मल और एक्सो
आई नो, इस तरीके से आपने याद रखना है। तो ये हमें स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है लगभग 16 किलोमीटर हमारी धरती के ऊपर ओजोन की एक लेयर बनी हुई होती है। और ओजोन लेयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें सूर्य से आने वाली जो आपकी तरंगे हैं उनसे हमें बचाती हैं। और ओजोन होल हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ओजोन होल अगर बढ़ जाता है तो उससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ओजोन हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको इसको दिन प्रतिदिन ये सिकुड़ती जा रही है, किसके कारण? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जिक्र आया तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी आपने जान लेना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी कौन कौन सी गैसेस है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रीन हाउस, एक तो आपने याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उसके बाद मीथेन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस के रूप में आता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और उसके बाद नाइट्रस टेट्राफ्लोराइड। उसके बाद आपने CFC भी याद करना है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो सबसे बड़ा कारण है हमारी ओजोन जो लेयर है उसकी डिप्लेशन का। ओजोन आपके CFC आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, AC से निकलते हैं। तो हमें इसीलिए कहते हैं कि इनका कम से कम हमें उपयोग करना चाहिए ताकि CFC ना ज़्यादा निकले। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।